हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके स्टडीज को और रफ्तार तथा आपके ज्ञान को और धार देने के लिए मैं फिर से आ गया हूं। मैं अमित कुमार शर्मा आज एक करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक को विस्तार से विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो यह वीडियो अंत तक देखें और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के खत्म होते तक इस टॉपिक से जुड़े काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा, जिसमें कंटेंट इंग्लिश में होगा पर एक्सप्लेनेशन सरल हिंदी में होगा, ताकि जिनका बैकग्राउंड इस टॉपिक से जुड़ा न भी हो वे भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल रुपी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि क्रिप्टो मुद्रा से जुड़ा एक वीडियो मैंने बनाया है, अतः जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा हो वे जाके देख लें। आपकी ज्ञान वर्धन में वह वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आरबीआई के एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022 में अप्रैल तक इंडिया में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन कुल 9.8 बिलियन रुपए का हुआ, जो कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विकसित होने का परिचायक है। वर्ष 2019 से अब तक 118% वृद्धि को दर्शाता है तथा भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन के प्राप्ति को संभव करने की ओर संकेत भी करता है। सीबी डिजिटल रुपी या ई रुपी, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुशंसित एवं भारतीय सरकार के द्वारा लीगली स्वीकृत एक डिजिटल मुद्रा है, जो भारत में जारी अन्य वैध मुद्रा के अनुरूप ही 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये से लेकर के 500, 2000 तक के डिनोमिनेशन में उपलब्ध होगा। यह मुद्रा डिजिटल रूप में हर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए वॉलेट में होगा। इसे इस तरह से समझते हैं कि आपके पास पेटीएम वॉलेट ऐप होगा और नॉर्मली सबके पास होता है। उसमें अगर आप 1000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके ऐड करते हैं, ठीक वैसे ही आप ई रुपी के डिजिटल वॉलेट में भी लिंक करके पैसे को आप रख सकते हैं। परंतु किसी प्राइवेट ऐप में पैसा रखने और ई रुपी वॉलेट में पैसा रखने में अंतर यह है कि ई रुपी को आपको इसके लिए किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा, अगर आप उस पैसे को अपने ई वॉलेट ऐप में रखते हो। डिजिटल रुपी को सफल लागू हो जाने से एक बड़े स्तर पर भारत सरकार के लिए कैश को प्रिंट करके रखने की समस्या से निजात मिल सकती है तथा इंडिया लेस कैश इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो सकता है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, जिसे ई रुपी या डिजिटल रुपी के नाम से भी जाना जाता है, मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में इनमें से किसी भी नाम से संबोधित करूंगा, जिनका मतलब लगभग समान ही है। आरबीआई ने काफ़ी विचार करने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे 2 फेज में लॉन्च किया है। नवंबर 2022 में सीबीडीसी होलसेल, जिसमें बड़े वित्तीय संस्थान जैसे कमर्शियल बैंक्स अपने वित्तीय लेन देन डिजिटल रूप में करेंगे, तथा दिसंबर 2022 में सीबीडीसी रिटेल, जिसमें आम जनता तथा छोटे वाणिज्यिक संस्थान जिनका वित्तीय लेन देन डिजिटल रूप में होगा। प्रारंभिक स्तर पर सीबीडीसी रिटेल 4 शहरों में लॉन्च किया गया है, जो कि मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, तथा 4 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक तथा आईडीएफसी फर्स्ट को इससे जुड़े वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है। ई रुपये के लागू हो जाने से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मुद्रा बाजार से लुप्त हो सकते हैं, यानी फिजिकल कैश जो अभी मार्केट में फ्लो कर रहा है वो लुप्त हो सकता है। यह लेन देन के रिकॉर्ड को जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है, मुख्यतः कर से जुड़े मामलों हेतु। सीबीडीसी रिटेल को 2 रूपों में अवेलेबल, अभी फिलहाल 2 रूपों में अवेलेबल है। पर्सन टू पर्सन, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज सकता है, जैसे कि हम अभी फिलहाल पेटीएम, फोनपे या फिर गूगल पे या डिफरेंट ऐप्स के थ्रू नंबर फीड करके हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा पर्सन टू मर्चेंट, इसमें अगर हम किसी भी वस्तु की खरीदारी करते हैं या किसी भी सर्विस को अवेल करते हैं, सर्विस को हम अगर उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम क्यूआर कोड में स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोगकर्ता वॉलेट में मौजूद टोकन को कैश के रूप में निकाल भी सकते हैं, जो इसको बाकी ऐप से डिफरेंट बनाता है। एक प्रश्न जो कि स्वाभाविक रूप से उठता है कि सीबीडीसी तथा क्रिप्टो करेंसी दोनों ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी बाजार आधारित मांग पर निर्भर करता है, तो दूसरी तरफ सीबीडीसी स्थित मूल्य सिद्धांत पर निर्भर करता है, अर्थात इसको फेडरल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार मुद्रा को विनिमय के माध्यम, स्टैंडर्ड, सुरक्षा हेतु मुद्रा का उपयोग किया जाता है तथा इसके क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेन देन को सरल करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये सारे बेसिक फीचर क्रिप्टो करेंसी में मिसिंग होते हैं। जहां क्रिप्टो करेंसी को इसके मिसयूज के लिए जाना जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक, रैंसमवेयर इत्यादि, वहीं डिजिटल रुपी को इन इलीगल कृत्यों को रोकने के लिए यूज किया जा सकता है।
सीबीडीसी को सामान्यतः दो रूपों में लागू किया गया है, जैसे टोकन बेस्ड सीबीडीसी। इस सुविधा में बैंक के द्वारा रुपए को टोकन के रूप में वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी, इसमें आरबीआई सेवा प्रदाता के रूप में डिजिटल रुपये को यूज करने के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए ग्राहक को केवाईसी फॉर्म को फिल करके जमा करना होगा। खास बात यह है कि अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी केवल खाता धारक ही उपयोग कर पाएंगे, वहीं टोकन बेस्ड सीबीडीसी कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। अब हम लोग इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि जबकि भारत में एक वेल स्टैब्लिश्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म है जिसकी प्रशंसा वैश्विक स्तर पर की जा रही है, तो फिर सीबीडीसी प्लेटफॉर्म की क्या आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। भारत में रुपए को छापने का कुल खर्च लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इसके अलावा ऑफलाइन कार्य करने हेतु वित्तीय लेन देन को फिजिकल सेटल करने के लिए एक बड़े पूर्ण विकसित संरचना की आवश्यकता होती है, जिसके रख रखाव में काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, जो कि भारत के राजकोष पे अतिरिक्त दबाव डालते हैं। सीबीडीसी इस दबाव को काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत, जो कि विश्व का तीसरा क्रिप्टो करेंसी उपयोग करने वाला देश है, इसके खतरे को समझते हुए एक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सीबीडीसी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्निक पर आधारित है, जिसके होने के कारण ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सकता है। अब हम लोग सीबीडीसी से होने वाले लाभ को समझते हैं। सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इंटरऑपरेबिलिटी को अब हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे आप सब पेटीएम, फोनपे, गूगल पे इत्यादि ऐप यूज करते हैं। प्रारंभ में आपने अनुभव किया होगा कि पेटीएम के क्यूआर को आप फोनपे पर को स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते, परंतु यूपीआई 2.0 वर्जन के लॉन्च होने के कारण अब आप किसी भी ऐप से किसी भी दूसरे ऐप के क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसको ही इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। सुरक्षित लेन देन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीसी टू स्टेप सिक्योरिटी प्रदान करता है, जो कि आपने भीम से पेमेंट करते हुए आपने देखा होगा। कई लोगों को यह डर हो सकता है कि सीबीडीसी से ट्रांसपेरेंसी का खतरा हो सकता है, जो कि सरकार हमारे हर लेन देन पर नजर रखेगी। इस कारण हमारी निजता को भी खतरा हो सकता है। तो आरबीआई के अनुसार अगर कोई टोकन बेस्ड लेन देन करता है तो यह फिजिकल कैश के लेन देन के ही समान है, जिसको सरकार द्वारा सीधे ट्रेस नहीं किया जाएगा, जिसके कारण निजता सुरक्षित रह सकेगी। सीबीडीसी के लागू होने से न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्देशीय ट्रांजैक्शन भी सुरक्षित एवं आसानी से हो पाएगा। एक तरफ जहां यूपीआई से लेन देन प्रतिदिन की एक सीमा होती है, तो सीबीडीसी द्वारा लेन देन की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा आरबीआई ने वॉलेट में अधिकतम अमाउंट रखने की भी कोई सीमा तय नहीं की है। अब हम सीबीडीसी के सुरक्षित एवं सुचारू रूप से लागू करने में आने वाली बाधाओं को देखते हैं। इंडिया में 5G लागू होने के बावजूद एक बड़ा क्षेत्र बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी से दूर है, जो कि सीबीडीसी को लागू करने में तथा वित्तीय लेन देन में सबसे बड़ी बाधा है। हाल के समय में हम सब ने भारत में साइबर हमले की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ने की घटनाएं देखी, जिसका ताजा तरीन उदाहरण है एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक, जिसके कारण करीब 10 दिन तक इसकी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यही डर आम जन को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भी होता है, जो कि सीबीडीसी के लिए भी होना स्वाभाविक है। आरबीआई ने सीबीडीसी को साइबर हमले से पूर्णतः सुरक्षित नहीं बताया है। सीबीडीसी को आरबीआई के द्वारा मॉनिटर और रेगुलेट किया जाएगा, जिसके कारण वित्तीय लेन देन का पता लगाना आसान हो जाएगा तथा कई सारे लेन देन कर के दायरे में भी आ जाएंगे। यह विडंबना ही है कि हर कोई दूसरे के जीवन में और उसके कार्य क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी की अपेक्षा करता है, परंतु स्वयं को निजता के पूर्ण पालन करना चाहता है। जैसे अपने लाइफ में प्राइवेसी चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लाइफ में या दूसरे के जो फंक्शनल एरिया उसमें चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे वो। सीबीडीसी ट्रांजैक्शन के कारण उन लोगों के द्वारा किए गए निजी लेन देन के उजागर होने का डर है। सीबीडीसी अंतर्देशीय वित्तीय लेन देन को सुलभ बनाने हेतु कार्य करेगा, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप ट्रांसफर करते हो, पेमेंट करते हो या फिर वित्तीय लेन देन करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसको भी आप सीबीडीसी के तहत आसानी से कर सकते हो। परंतु इसके सफलतापूर्वक लागू करने में कई सारे वैश्विक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। बैंकों के सेविंग अकाउंट में लगभग 4% ब्याज मिलने का प्रावधान है, परंतु सीबीडीसी में किसी भी प्रकार का ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रावधान के लिए आरबीआई का कहना है कि अगर ब्याज का प्रावधान किया गया तो यह कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर देगा,
परंतु जो लोग सिंपल ब्याज दर पर निर्भर रहकर बैंकिंग का लेन देन करते हैं वे सीबीडीसी की तरफ उतने उत्साह से नहीं आ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि सीबीडीसी कैसे पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआती स्लाइड्स में देखा कि आरबीआई अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी को डायरेक्ट निगरानी करेगा, अतः कमर्शियल बैंक के कार्य एक बड़े स्तर पर घट जाएंगे, जिसके कारण इन बैंक में कार्य कर रहे कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो यह बैंक अपने सर्वाइवल के लिए छटनी कर सकते हैं। दूसरे, मार्केट में सीबीडीसी के कारण फिजिकल कैश का प्रवाह कम हो सकता है, जिसके कारण कई बैंकों में कम कैश के कारण बैंक रन अर्थात किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बंद होने की समस्या आ सकती है। सीबीडीसी के फ्रीक्वेंट यूज के कारण छोटे मुद्रा जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के फिजिकल कैश बाजार से खत्म हो सकते हैं। अब हम सीबीडीसी के भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। वर्तमान में करीब 105 देश सीबीडीसी की संभावनाओं को विस्तार पूर्वक जांच रहे हैं, जिनमें अधिकतर देश प्रारंभिक चरण में ही हैं और केवल 11 देश पायलट प्रोजेक्ट लागू करने के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। बहामास एक प्रथम ऐसा राष्ट्र है जिसने डिजिटल करेंसी को पूर्णतया लागू किया है। सीबीडीसी के क्रिप्टो करेंसी के तरह अत्यधिक सफल होने की संभावना कम ही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी को में इन्वेस्ट करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि यह डिजिटल माध्यम है, बल्कि उनके मत में मुद्रा का अच्छा रिटर्न ऑफ सोर्स है। फिएट मुद्रा के कंपैरिजन में अधिक स्टेबल परचेजिंग पावर प्रदान करता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे वित्तीय लेन देन भारतीय अर्थव्यवस्था में होते हैं जो भारत सरकार की नज़र में इलीगल है, जो कि चलन फिर भी वो चलन में है। अगर सीबीडीसी को लागू करने के लिए इन लेन देन की निगरानी किया जाता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि को हानि पहुंचा सकता है। अतः इन सब बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा एवं समाधान की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आप सबके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार आप सब मेरा सहयोग करते रहें और मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। बहुत जल्द एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होता हूँ। तब तक कीप स्टडी। थैंक यू।